हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और आज सब लेकर न्यू करते हैं जिसका नाम है क्लास 10 साइंस सैम्पल पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026। आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 10th का साइंस का प्रीवियस ईयर का जो सैंपल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है आपका 2024-2025 का, उस पे मैं हर एक क्वेश्चंस का आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन है मिड टर्म एग्जाम का आपका 100% आपका हो जाए। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है, इसको सोल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इससे आपके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर आपको चल जाता है कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आ रहेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी की दूसरा आपकी तैयारी कितना हो पाया कितना नहीं हो पाएगा। तीसरा, आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है। चौथा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के अंदर और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता ही है, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो और जिसका ये संभावना जो आपका होता है ना इस साल मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आने का, आपका कम से कम 90%, 80 टू 90% आपका हाई है। ठीक है, तो इसी के लिए इसी के चलते मैं आपसे स्टूडेंट को मैं सैंपल पेपर का आपको क्वेश्चन पेपर का आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के हम यहाँ से क्लास को हम ये वाला जो हमारा पार्ट आएगा वीडियो का पार्ट 4 रहेगा। और मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉरी आपका जो थंबनेल है वीडियो का, उसके ऊपर मैं दी एंड भी लिख रखा आएगा, ये हमारा लास्ट क्लास आएगा। ठीक है, जहां से हम जो क्वेश्चन नंबर हमारा 35, ठीक है, 35 से लेके 39 क्वेश्चन तक हम करेंगे। चार पांच क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, उन क्वेश्चन को हम करेंगे, लास्ट हमारा पार्ट आएगा। और जितने भी क्वेश्चन आप कहेंगे 5-5 मार्क्स वाले आएंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है। और इस क्वेश्चन पेपर और आपको मैं जो ऑनेस्टली बताऊं कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आप कहेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं 70% से 80% आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कुछ परसेंट आपके जो बच रहेंगे 20 to 30 बच रहेंगे, वे आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिला के बात किया जाए कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको सोल्यूशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब क्यों करना जरूरी है? क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ, इसलिए आप स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा काम आपको ये करना है, इस वाली वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, दो काम करना है, पहला हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा हमारे इस वाली वीडियो को लाइक करना है। जितना ज्यादा आपको सब्सक्राइब और लाइक करोगे उतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए मैं वीडियो बना बना के दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक करके रख लो। ठीक है, तो यहाँ से अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ये वीडियो का थर्ड पार्ट आएगा, इस वाले वीडियो का थर्ड पार्ट, पिछले पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। ओके, तो यहाँ से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो ये रहा आपका 35 नंबर क्वेश्चन। इसका हमारे को दो पार्ट में दिए गए हैं, मतलब कि अथवा वाला है, आपको मन करे ऊपर वाला करना है ऊपर वाला कर लो, या नीचे वाला जो भी आपको जिसके भी आंसर आपको अच्छी तरह से याद हो वह आप सब कर सकते हो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके 5-5 नंबर वाले हैं और सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। ठीक है, तो ध्यान से बड़े तरीके से क्लास को जहां तक भी देखना, मैं ये नहीं बोलता कि 5 मिनट देखो मेरी वीडियो को, 10 मिनट देखो, 20 मिनट 25 मिनट, जहां तक भी देखो बस एकदम पूरा फोकस होकर के देखना जितना भी देखो, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। उनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा होता है, कम से कम 80 to 90% होता ही है। तो ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, उस प्रक्रिया का नाम बताए इसका उपयोग हरे पौधे अपना पोषण प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों की सूची बनाई है। ठीक है, तो आप सब जो है ना 6 7 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, 6 7 8 से ही आप सब पढ़ते हुए आ रहे हो। इसका नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आपको पता ही होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, तो ये है आपका। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण इसको कहते हैं। इसके द्वारा अपने जो पौधे जो होते हैं अपना पोषण लेते हैं, भोजन बनाते हैं, ये हैगा। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं, पादपों में इन प्रक्रिया के समय होने वाले 3 चरण लिखिए। ठीक है, पादपों में इन प्रक्रिया के समय जब आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन और जितने भी जो पादप कोशिका पादप होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, तो उनके शरीर के अंदर में क्या क्या चलता आएगा, क्या क्या स्टेप होता आएगा। ठीक है, तो उनको हमारे को बताना है। ठीक है, मेन मेन यही क्वेश्चन था, इसके आंसर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें, हमसे पूछा गया प्रक्रिया का नाम, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
और दूसरा हमसे पूछा गया था इस प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों की सूची बनाना है। तो कच्चे पदार्थ हमारे को चाहिए था चार टोटल आपके मेन मेन कच्चे पदार्थ होते हैं जो पौधों को चाहिए ही होते हैं। पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा आपका जल H2O, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा क्लोरोफिल। जो आपको क्लोरोफिल आपके पौधों के पत्तियों के हरे हरे जो पत्तियां होते हैं उनके अंदर में प्राप्त आपका होता है। ठीक है, क्लोरोफिल किस लिए चाहिए होता है आपका, ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। सूर्य के जब प्रकाश होता है ना, उसकी जो ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, यहाँ पे एक चीज और लिखना चाहिए था, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए हमारे को क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमारा सेकंड किसका क्वेश्चन था, इसको हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, पादपों में इस प्रक्रिया के दौरान जो भी चरण होते हैं हमारे को बताना है। ठीक है, तो पादपों में इस प्रक्रिया के समय होने वाले तीन चरण आएंगे। ठीक है, पहले तीन चरण आपके होते हैं, टोटल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तीन ही चरण होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। इसको लाइन बाय लाइन में बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको होता है प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि प्रकाश को लेना। ठीक है, ये आप तो देखो, आप तो इसकी हेडिंग को ना लिख भी पाओ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडिंग को ना लिख पाओ कोई बात नहीं, बस तीन चरण स्टेप पॉइंट पर ऐसे लिख देना, पॉइंट वन डाल करके इसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ये याद हो जाए तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया, इसका मतलब है कि प्रकाश पर निर्भर, इस पर निर्भर, प्रकाश पर निर्भर। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। इस चरण में क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ होता है, पौधों की पत्तियों के अंदर में, पौधों के पत्तियों में ही होता है। और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। और यह ऊर्जा जल को ये जो ऊर्जा होता है जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में निकल जाता है और वह क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो ये होता है पहले क्या करता है क्लोरोफिल, पहला स्टेप है क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है, फिर ये जो ऊर्जा है ना, जल को दो भागों में तोड़ देगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पहला चरण कंप्लीट हो गया। ठीक है, सॉरी सेकंड, अब सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप आपका है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, जैसे कि हम अपना एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज करते हैं किस समय पे, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं तो हम जैसे कि, और हम रनिंग भी करते हैं। ठीक है, तो मान लो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के समय पे क्या होता है ना, जितने भी हमारे खून सब होता है हमारे हर एक बॉडी के पार्ट में क्या होता है, फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, फ्लो करने लग जाता है ना, क्योंकि हमारे को हर एक हिस्से पे खून की जरूरत होती है। ठीक है, खून की जरूरत, तो इसलिए अब हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। जैसे ही हमारे पादपों के अंदर में भोजन की प्रक्रिया बनने की शुरुआत हो जाता है, तो पादपों में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से सक्रिय हुए इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से गुजरते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा ATP और NADPH जैसे ऊर्जा वाहक अणुओं में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि प्रकाश ऊर्जा से सक्रिय, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा आ गया, क्लोरोफिल ने प्रकाश ऊर्जा ले लिया। इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से गुजरता है। मतलब कि सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सक्रिय सक्रिय हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से गुजरते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा जो होता है ना, हमारा जो ऊर्जा है, जो हमारे प्रकाश से जो हमारे को ऊर्जा मिला है, ठीक है, वो हमारे का ATP, वह जो ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, पहले तो हमारा ऑक्सीजन में भी ऊर्जा क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जोड़ देता है। प्लस में जो ऊर्जा जो हमारा होता है ना, वह किसमें हो जाता है, हमारा ATP हो गया, और दूसरा NADPH जैसे ऊर्जा वाहक। ठीक है, ऊर्जा वाहक का मतलब क्या हो गया आपका, जो हमारे पादपों के अंदर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा को क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऊर्जा वाहक अणुओं में संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, उनको वह क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को अपने अंदर में रख लेते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप आपका है, ठीक है, तीसरा स्टेप आपका है प्रकाश स्वतंत्रता प्रतिक्रिया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्विन चक्र कहते हैं। ठीक है, प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रियाएं कैल्विन चक्र कहते हैं, इसको समझते हैं। इस चरण में ATP हो गया, NADPH से संग्रहित ऊर्जा का उपभोग वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज शर्करा में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पर क्या होगा, हमारे सारे सारे जितने भी ऊर्जा वाहक अणु थे, ठीक है, ऊर्जा वाहक अणु थे, जिसके अंदर में क्या था, हमारा ATP था, NADPH था। ठीक है, तो संगठित ऊर्जा का उपयोग, अब इसमें इस समय हमारे को इस चरण में ATP हो गया, इस समय
में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग जो है ना, ऊर्जा हमारा आ गया इस पे, ठीक है, शरीर में ऊर्जा हो गया। तो वायुमंडल से जो हम ली गई कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं वायुमंडल से, वो हमको ग्लूकोज शर्करा में बदलने के लिए किया जाता है। इसका यूज किसमें किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज शर्करा में बदलने के लिए किया जाता है। यह ग्लूकोज पौधों का क्या होता है? का भोजन होता है। बस सिंपल सा 3 स्टेप थे, तीनों स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ। डाउट हो तो पूछ लेना, फिर से समझा दूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र बनाने वाले अंगों के नाम हमारे को लिखना है, बताइए। दूसरा हमारे को बताना है, मानव प्रक्रिया मानव शरीर में मूत्र का उत्पादन किस प्रकार होता है, संक्षेप में वर्णन करना है हमारे को। ठीक है, करते हैं फटाफट से। पहले हमारे को उत्सर्जन तंत्र बनाने वाले अंगों के नाम हमारे को बताने हैं। ठीक है, तो इसके मेन मेन जो अंग होते हैं, पहला आपका आएगा गुर्दे, जिसे हम किडनी कहते हैं। फिर मूत्रवाहिनी, ठीक, मूत्र और मूत्र मार्ग, ये आपके चार टोटल आपके उत्सर्जन तंत्र के आपके क्या है, मुख्य अंग होते हैं। नेक्स्ट हमारे को बताना है मानव शरीर में मूत्र का उत्पादन किस प्रकार होता है, संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, तो करते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वैसे। इसके टोटल मैंने 3 ही चरण है ना, हाँ ठीक है, टोटल 3 ही चरण है, बस करते हैं। देखो, पहले मूत्र का उत्पादन किस प्रकार होता है, संक्षेप में वर्णन करना है। पहला आपको हम लिखेंगे, हम मानव शरीर में मूत्र का उत्पादन मुख्य रूप से गुद्दों किडनी में होता है, जहां रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे छोटा सा लाइन। अब इसका चरण 1 या हम लिख सकते हैं स्टेप 1। ठीक है, ये हम लिखे चलेंगे। स्टेप 1 के अंदर में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, मतलब छाना जाता है। ठीक है, जहां रक्त से जरूरी पदार्थों और अपशिष्ट छानकर अलग होते हैं। ठीक है, जरूरी पदार्थों अपशिष्ट छान को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। पहला चरण खत्म। दूसरा चरण आप लिखोगे, दूसरा चरण, ठीक है, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण का मतलब क्या होता है, फिर से जो हमने छान छान करके अलग अलग किया है उसको में से जरूरी पदार्थों को क्या करना है, अवशोषित करना। ठीक है, तो पुनः अवशोषण, जहां शरीर को आवश्यक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, ठीक है, वापस रक्त में सोख लिया जाते हैं, और जहां नेफ्रॉन द्वारा अपशिष्ट को मूत्र में जोड़ जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन द्वारा मूत्र को, पहले क्या पुनः अवशोषण में क्या आएगा, शरीर के आवश्यक पदार्थ जितने भी है इसको क्या लिया जाता है, सोख लिया जाता है, और नेफ्रॉन द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तीसरा चरण आपको लिखोगे, आता था यह मूत्र वाहिनी मूत्र वाहिनी के से, ठीक, मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। बस टोटल सा 3 चरण थे, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, आसानी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूँ आपसे स्टूडेंट को बड़ी तरीके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 36 है। इनके हमारे को सारे को उत्तर देना है। ठीक है, तो निम्न कारणों का स्पष्ट हमारे को करना है। ठीक है, पहला हमारे को देखना है कि खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। दूसरा, लाइन बाय लाइन करते हैं, चलते हैं। मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है आंसर के अंदर में ही, तो फटाफट जगह। ठीक है, तो क्या देखो, पहला क्या, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। ठीक है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तरंग दैर्घ्य मतलब की दूरी, क्या होता है, दूरी, दूर तक फैलना। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे लंबी होती है, जिससे यह कम प्रकीर्णित होता है। जिससे क्या होता है, कम प्रकीर्णित होता है, मतलब कि फैलना हो गया, बिखरना हो गया, वह कम होता है। ठीक है, और कोहरे व धुओं में भी दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला क्या, दूर तक फैलता है, इसलिए हम यूज करते हैं। दूसरा हमारा ये कारण है कि प्रकीर्णित, ये फैलता कम है इसलिए। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, किसी अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला रंग क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारे को दिया गया है। इसका उत्तर हमारा है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल के अभाव में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है, अंतरिक्ष के अंदर में वायुमंडल होता नहीं है, इसके कारण क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता नहीं, इसलिए आकाश हमारे को काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद प्रकाश का एक प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित होता है। ठीक है, सफेद प्रकाश एक प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में क्या होता है, विक्षेपित होता है। क्यों होता है हमारे को बताना है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, मतलब कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ना, जैसे कि हमारा जो प्रकाश आएगा, ठीक है, प्रकाश है, प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, अपवर्तन होगा। ठीक है, फिर अपवर्तन होगा इसके अंदर में, और हमारा प्रकाश के जो अलग अलग रंग होते हैं ना, रंगों के अंदर में क्या होता है, अलग अलग रंग धैर्य होता है, तो हमारा प्रकाश से बाहर निकलेगा, तो उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन के कारण क्या होगा ना, सारे सारे जो प्रकाश के जितने भी संघटक घटक रंग होते हैं ना, वैसे सारे सारे बिखर जाते हैं। ठीक है, तो बस यही कहना है हमारा का। यहाँ पर शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में ना आ रहा हो,
ठीक है। तो अपवर्तन मतलब कि दिशा मुड़ जाता है, बदलना अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए, ठीक है। तो बस आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रकाश सफेद प्रकाश होता है, हमारा प्रिज्म सफेद प्रकाश के अंदर आपका क्या होता है, प्रिज्म होता है, आपका स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और प्रिज्म के अंदर में प्रिज्म एक ऐसा और एक प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, ठीक है। प्रिज्म से पहले प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है, अपवर्तन होगा। दूसरा क्या होगा, जब उसका अपवर्तन हो गया, अब परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन हो गया, अब परावर्तन, ठीक है, परावर्तन होगा। जिसके कारण क्या होगा ना, एक ऐसा प्रिज्म एक ऐसा माध्यम जो होता है ना कि प्रकाश की किरणों को क्या होता है ना, घटक रंग मतलब कि जुड़ने वाले रंगों को क्या करता है, आपस में उसको फैला देता है बस। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से जो भी समझ में आ रहा है लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तारे टिमटिमाते क्यों है, ठीक है। तारे टिमटिमाते नहीं है, तारे टिमटिमाते हमारे को प्रतीत होते आएंगे, ठीक है। तो इसका कारण इसका ये है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय तारे का प्रकाश बार बार अपवर्तित होता है, मतलब ये दिशा बदलता है, ठीक है। अपवर्तित का मतलब क्या होता है, दिशा बदलता है, ठीक है। जैसे कि हमारे जितने भी सूर्य जो तारों का प्रकाश आता है हमारे वायुमंडल में, हमारे आंख का हम देख पाते हैं कि सूर्य अपने आसमान के अंदर में क्या है, तारा है, ठीक है। तो उसका जो रोशनी आता है ना हमारे वायुमंडल तक, ठीक है, तो वो हमारे वायुमंडल के अंदर में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कणों के कारण क्या होता है ना, बार बार अपवर्तित होता रहता है, मतलब कि कभी इधर टकरा जाएगा, कभी उधर टकरा जाएगा, कभी इधर कभी इधर, इसलिए हमारे को लगता है कि तारे टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है। इसे तारे टिमटिमाते हैं, बस यही कारण है। अब देखो सी का आंसर ये भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने ऊपर में आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो सी का आंसर मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। सफेद प्रकाश में स्पेक्ट्रम 7 रंग होते हैं, और प्रिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। और प्रिज्म एक ऐसा माध्यम क्या होता है, अलग रंग, सॉरी, अलग अलग कोणों पर बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते समय मुड़ जाते हैं, ठीक है। बस यही है, ठीक है। कारण इसका यही है, प्रिज्म के अंदर में क्या होता है, सफेद प्रकाश में स्पेक्ट्रम होता है, 7 रंग होते हैं, और प्रिज्म एक ऐसा माध्यम जिसके कारण जिसके अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर जिससे अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर बाहर निकलते समय मुड़ जाते हैं, इसलिए क्या होता है, हमारा क्या होता है, सब प्रकाश फैल जाता है, बस इसलिए हमारा विक्षेपित हो जाता है, बस। और हमारे को इसका ए ऑप्शन था, हमारे को एक सामान्य आग 25 सेंटीमीटर से निकट, ठीक है, निकट मतलब कि पास कर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने देखने में आग सक्षम है, मतलब देख नहीं पाता है। क्यों नहीं देख पाता, हमारे को बताना है। क्योंकि प्रकाश को आंख के भीतर प्रतिबिंब के लिए पर्याप्त दूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्योंकि प्रकाश को अंदर आंखों के भीतर, ठीक है, प्रतिबिंब के लिए पर्याप्त दूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हमारा जब प्रकाश है लास्ट एकदम पास में है, तो हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब ना अंदर में जाकर के बनेगा नहीं सही से, ठीक है। तो इसलिए पर्याप्त दूरी के कारण हमारा बन नहीं पाता है, इसलिए हम 25 सेंटीमीटर से जितनी भी निकट की दूरी रहती है उसको हम देख नहीं पाते हैं। अब इसका नेक्स्ट अथवा वाला क्वेश्चन था, हमारे को करना है, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन आएगा सेकंड, मानव नेत्र के लिए निम्नलिखित भागों के कार्य लिखिए, ठीक है। मानव नेत्र के लिए निम्नलिखित भागों के कार्य निकला है, लिखना है हमारे को, ठीक है। तो दृष्टि पतल हो गया, परितारिका, अभिनेत्र लेंस, पुतली, दृक् तंत्रिका, और आसान आसान है, फटाफट से करते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, दृष्टि पतल है, ठीक है। दृष्टि पतल क्या होता है, दृष्टि पटल एक पर्दा है, क्या है होता है, आपका पर्दा होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। मतलब कि जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, दृष्टि पतल होता है। परितारिका, ठीक है, परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मैंने सिंपल सिंपल आपको समझाने के लिए इतना बड़ा एकदम मुश्किल से मुश्किल शब्दों को भी आसान शब्दों में लिख रखा है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में आए, क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आए ही ना, ठीक है। तो मजा आएगा आपको भी क्लास में, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं, देखो हमारा चौथा ही बात कर लेते हैं, पुतली। पुतली क्या करता है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तीसरा आपका अभिनेत्र लेंस, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस क्या होता है, हमारे आंखों के अंदर में क्या होता है, लेंस होता है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा वह प्रतिबिंब या तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सिंपल सा। अब दृक् तंत्रिका क्या होता है, जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। दृक् तंत्रिका का मतलब, दृक् मतलब क्या, दृश्य वाली तंत्रिका, ठीक है, दृश्य वाली तंत्रिका। आपने तंत्रिका तंत्र को सुना ही होगा। तो दिक्य तंत्र का मतलब कि आंख से जो भी हमारे आंखों के अंदर जितनी भी तंत्रिका होती है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, दृक् तंत्रिका, मतलब कि देखने वाली तंत्रिका कहते हैं। और देखने वाली तंत्रिका क्या करेगा, हमारे मस्तिष्क तक सिग्नल बताएगा कि हाँ मैंने मेरे सामने में क्या है, मेरा दोस्त आएगा या कोई और आएगा, ठीक है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, तो वही बताएगा ना, देखने वाला कुछ तंत्रिका ही बताएगा, ठीक है। तो इसलिए बस इतने ही थे।
आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा खंड स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होता है, इसका नाम क्या ई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को क्वेश्चन को करते हुए चलना है क्या, तो 37, 38, 39 हमारे टोटल तीन ही क्वेश्चन हमारे आगे के बच्चे पड़े हुए हैं, तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 37 आपका क्वेश्चन आएगा, देखो हमारे को दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर पहले बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में क्वेश्चन को समझने में पहले दिक्कत हो जाएगी, तो क्वेश्चन को पहले मैं बड़ी तेज समझा देता हूँ। देखो, धातु एक ऐसा तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, और इसमें धात्विक बंधन होते हैं। ठीक है, और धातु सॉरी, धातु गुण जैसे चमकदार होना, ऊष्मा, विद्युत का सुचालक दर्शाते हैं। ये समानता वन एक आधार वर्ध्य तथा तन्यता तन्य होते हैं। नीचे दी गई तालिका जल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या आएगा, अब देखो नीचे वाली तालिका, ऊपर ये इतनी दो लाइनें लिखी पड़ी ना, बकवास की है। क्या है, बकवास की। अब यहाँ से जो लाइन लिखी पड़ी ना, वो मेन है। बस देखो, जल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रिया को दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, धातु एक है, बी है, सी है, डी है, इसके साथ में क्या हो रहा है ना, जल के साथ में ना अभिक्रिया को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि पहला धातु एक है तो कोई नहीं, ठीक है, पहला एक ऐसा धातु है जो जल के साथ में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर ही नहीं रहा है। दूसरा क्या आएगा, बी धातु ऐसा ना जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया कर रहा है, समझ में आ रहा है। तीसरा धातु ऐसा है और जो क्या कर रहा है, बहुत धीमी गति से जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। चौथा धातु है जो बहुत तेजी से जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो हमारे को बेसिकली ये सब आएगा हमारे। ठीक है, तो यहाँ से समझने वाला है, बता कि अलग अलग धातु, चार धातु को लिया गया है, जल के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो कुछ धातु बहुत तेजी से अभिक्रिया कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ बहुत धीमे से कर रहे हैं, और कुछ बहुत तेजी से कर रहे हैं। बस सिंपल सा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन को, जो जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड में पूछे गए हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये रे आपके टोटल, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 B C D ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी धातु अपने लवण्य विलयन से सी को विस्थापित कर सकती है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कौन सी धातु अपने लवण्य विलयन से, मतलब कि सी का क्या है, लवण्य विलयन है। ठीक है, सी का क्या है, लवण्य विलयन है, उसको क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, कौन सी धातु। अब देखो आपको पता चल रहा होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हमारे को ऐसी धातु बताना है, सी को देखना पड़ेगा हमारे को, पहले क्या आएगा, सी। ठीक है, सी क्या है ना, वेरी स्लो है। सी क्या आएगा, वेरी स्लो है। हमारा सी का क्या है, लवण्य विलयन है। क्या है, सी का क्या हमारा लवण्य विलयन है, मतलब कि कोई जुड़ा हुआ है कुछ के साथ में। ठीक है, तो हमारे को कौन सा धातु है जो क्या कर सकता है, उसको विस्थापित कर सकता है, बताओ। ठीक है, विस्थापित कर सकता है, तो हमारा बी हो गया, डी हो गया, दोनों विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जो सी है ना, वह क्या है, कमजोर है। और बी और डी आपके क्या आएंगे, आपके बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो उसको विस्थापित कर देगा, सिंपल सा है। ठीक है, बी आपका देखते आएंगे, बी आपका कौन सी धातु अपने लवण्य विलयन से बी को विस्थापित कर सकती है। ठीक है, तो कौन सी धातु को हमारे को बताना है, एबीसीडी में से पहचानना है, जो क्या कर सकता है हमारे को ना, एबीसीडी में से पहचानना हमारे को। ठीक है, हमारे को कुछ लिखना भी नहीं है, तो लवण्य विलयन से बी को विस्थापित कर सकता है। बी को देखते हैं, बी क्या है हमारा, बी हमारा फास्ट है, बी हमारा क्या है, फास्ट है। ठीक है, बी क्या है, शक्तिशाली है भाई, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है क्या कोई, हाँ है ना, डी है, क्या है, बहुत ज्यादा तेज है, क्या है, बहुत ज्यादा तेज है। तो डी को, बी को कौन हरा सकता है, हमारा डी ही तो हरा सकता है ना, बी को हमारा डी तो हरा सकता है, बहुत तेज। देखो तेज है तो बहुत तेज हटाएगा। ठीक है, तो हो गया, बी का भी आंसर हो गया। सी का आंसर है, कौन सी धातु सी द्वारा विस्थापित होने की संभावना है और क्यों। ठीक है, अब धातु देखो, सी को देखते हैं, हमारे को क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, कौन सी धातु सी द्वारा विस्थापित होने की संभावना है और क्यों। ठीक है, तो कौन सी धातु सी द्वारा विस्थापित हो सकता है। ठीक है, सी क्या है ना, सी एक बहुत ज्यादा अपना क्या आएगा, स्लो है। सी क्या आएगा, एक जो हैगा बहुत ज्यादा स्लो है, तो कौन उसे विस्थापित, कौन से धातु को वह क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, मतलब कि हटा सकता है, तो ए को कर सकता है ना भाई, ए को कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखो सी क्या हैगा, ए से ज्यादा है, मजबूत है, क्या हैगा, मजबूत है, शक्तिशाली है, इसलिए ए को विस्थापित कर सकता है, कारण इसका ये है। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब देखो यहाँ पे हमारे को डी में बताना है कि दी गई तालिका के आधार पर धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशीलता का सही क्रम लिखना है। ठीक है, तो सिंपल से आएगा, पहले डी आएगा, ठीक है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और फिर ए आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा देखो बहुत ज्यादा तेज, फिर फिर तेज, सिर्फ बहुत ज्यादा तेज, सिर्फ तेज। ठीक है, फिर कम तेज, और ये बहुत ज्यादा कम तेज। ठीक है, तो ये हमारे को बताना था, बस इसको क्वेश्चन के अंदर में लगा आपको कोई मुश्किल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझने की देरी थी, बच्चे ना बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो जा सकते थे। ठीक है,
तो यहाँ पर बस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, देखो 38वां क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा सा हमारे को पढ़ना पड़ेगा। बाकी हाँ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। और आपको लग रहा हो कि कोई सा, जैसे कि मैंने आंसर आपको मैंने दैट दैट मुंह मुंह से मैंने मुंह से बता दिया आपको, ठीक है। तो लग रहा हो कि आपको हाँ भाई मुझे लिखित रूप में चाहिए, तो ये रहा मैंने लिखित रूप में आंसर लिख रखा है, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने मुंह से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया, मुझे लगता नहीं कि आपको मुंह से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38। एक व्यस्त शाम के समय, ठीक है, एक व्यस्त शाम के समय माया रसोई में सब्जी काट रही थी। क्या करती, सब्जी काट रही थी। तभी उसकी उंगली एक तेज चाकू से कट जाती है। क्या हो जाती है, कट जाती है। तुरंत बिना सोचे समझे उसने अपना हाथ हटा लिया। क्या हटा लिया, और काठ पे और कट पर दबाव डाला, ठीक है। और कट पे क्या हो रहा है, जैसे कि मेरा हाथ में सब्जी काट रहा हूँ, यहाँ से मेरा हाथ कट गया, ठीक है। उसको मैं फिर जाकर के फटाफट से मैं पहले तो चाकू का पहले हाथ हटा ले रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा मैं क्या करूँ, उसको फटाफट से उसको दबा रहा हूँ क्योंकि खून ना निकले ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज हैगा। और इस वापसी क्रिया की त्वरित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया प्रकृति ने आगे की क्षति को रोक दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने चाकू को पीछे कर लिया, प्लस में मैं इसको दबाव बनाया, ज्यादा खून ना निकले, तो क्या करा उसने, क्षति को रोक दिया, मतलब खून निकलने को क्या कर दिया, वह उसने रोक दिया, सिंपल सा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे करते हैंगे। और क्षति को रोक दिया और माया को जल्दी से अपने घाव पर ध्यान देने दिया। इस तरह की प्रतिक्रिया रसोई के वातावरण में जरूरी है, ठीक है। सही बात आएगा। जहां तेज वस्तुओं या गर्म सतहों जैसे कि संभावित खतरों के लिए चोट को कम करने के लिए तत्काल सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर में ना, देखो मानव के शरीर के अंदर में एक ऐसी कोशिका होती हैगी जो क्या करता है ना, अचानक कोई भी चीज हो जाती है ना, ठीक है। तो उसको अचानक कोई भी, जैसे कि हमारा हाथ कट गया, ठीक है, तो उसको प्रति ना, उसके प्रति जल्दी से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन करता है जल्दी से, ठीक है। तो ये है बस। अब देखो हमारे को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह उपयुक्त क्रिया क्या कहलाती है। भी पूछा जा रहा है, शरीर में ग्रही का क्या कार्य है। ग्रही का मतलब क्या होता है, ग्रही का मतलब हमारे जो जितने भी सेंसर्स होते हैं ना, 5 सेंसर्स होता है हमारा ग्रही के अंदर में ना। जैसे कि कुछ ग्रही सेंसस के अंदर में भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो उसको हम ग्रही कहते हैं। अभी आगे आंसर बताता हूँ। सी हमारे को बताना, उपयुक्त स्थिति में घटित घटनाओं के अनुक्रम को हमारे को लिखना है, ठीक है। कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं, ये सब। फोर्थ हमारा लिखना है, एक संवेदनशील पादप में गति होने के तरीके और हमारे हाथ में गति होने के माध्यम क्या अंतर है, ठीक है। मतलब कि संवेदनशील पादपों में गति, ठीक है। जैसे कि इस पादप के अंदर में कुछ हो गया, तो उसके अंदर में गति कैसा होगा, हमारे हाथ में गति होने का के मध्य क्या अंतर रहेगा, ठीक है। मतलब पादपों में मान के चलो कुछ हो गया, ठीक है। हमारे जैसे कि हाथ हमारा कट गया तो हमारे में गति हुआ ना, तो उसी प्रकार से पादपों में भी कुछ हो जाता है, तो उसमें भी गति कैसे होता है वो हमारे को बताना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमारे को आंसर देना आएगा, यह एक, देखो उपयुक्त प्रति उपयुक्त या उपरोक्त क्रिया क्या कहलाती है। यह एक स्वतः स्फुत अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो किसी उत्तेजना के दबाव में होती है, ठीक है। क्या होती है कि एक स्वतः, इस प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिया क्या कहलाती है कि, इसको हम प्रतिवर्ती चाप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को इसका इसका ये आंसर लिखना है, यह एक स्वतः स्फुत, ठीक, तेजी स्फुत मतलब क्या, तेजी अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो किसी उत्तेजना के दबाव में होती है। उत्तेजना का मतलब क्या होता है आपका, कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर हमारे को क्या लग रहा हो, चोट लग रहा हो, हानि हो रहा हो इस समय, ठीक है। सेकंड आप हमारे को लिखना है, शरीर में ग्रही का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो सही में देखो, तो शरीर में ग्रही हमारे ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित एक विशेष कोशिकाएं होते हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय मतलब कि सेंसेस, ठीक है। क्या होता है कि एक विशेष कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ग्रही क्या होता है, विशेष कोशिका होते हैं हमारे, जो किसी भी प्रकार के उत्तेजना जैसे कि चोट, गर्मी, ठीक है, धूप हो गया, छांव हो गया, को महसूस करते हैं, और मस्तिष्क तक क्या तो संदेश भेजते हैं, फिर मस्तिष्क क्रिया का प्रतिक्रिया करता है। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब हमारे को लिखना है कि सिक्स में हमारे को लिखना था, सी में हमारे को लिखना था, उपरोक्त स्थिति में घटित घटनाओं के अनुक्रम को लिखना है हमारे को। 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो पहला हमारा क्या स्टेप बना हमारा है, त्वचा में ग्राही कोशिका, ठीक है, उत्तेजना को महसूस करता है जैसे कि हाथ में कटना, ठीक है। फिर इसके बाद में संवेदी तंत्रिका होता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका ग्राही तंत्रिका आवेग को संवेदी, ठीक है, जो ग्राही से हमारा जो तंत्रिका आवेग बनता है वो वह जो हमारा को संवेदी तंत्रिका के माध्यम से रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाती है, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा देती है। फिर हमारा तीसरा स्टेप है मस्तिष्क निर्णय लेता है और हाथ को पीछे हटाते हैं, बस ये 3 स्टेप लिखना है, ठीक है। और बाकी इतना ना लिखना चाहो, इतना सारा ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप। स्टेप पहला स्टेप क्या है, त्वचा ग्रही, ग्रही से फिर तंत्रिका आवेग बनेगा, फिर तंत्रिका आवेग से संवेदी तंत्रिका कोशिका बनेगा, फिर मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक जाएगा, फिर इसके बाद में तंत्रिका आवेग फिर से बनेगा, फिर प्रेरक कोशिका और हाथ पीछे हो जाएगा। तो इतना भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब हमारे को डी इसका क्वेश्चन था हमारा, एक संवेदनशील पादप में गति होने के तरीके और हमारे हाथ में गति होने के मध्य क्या अंतर है, ठीक है। तो पहला हमारे लिखना है, एक सेकंड रुकते हैं। एक सेकंड रुको, अभी ये स्टेप खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो हमारा जो स्टेप था ना, सी वाले का स्टेप हमारा खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। चौथा स्टेप भी है इसका, ठीक है, चौथा स्टेप भी है आपका, तो फोर्थ स्टेप आपका यहाँ पर है, ठीक है, फोर्थ स्टेप। फिर इसके बाद में मस्तिष्क निर्णय ले लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, प्रतिवर्ती चाप होगा, ठीक है, प्रतिवर्ती चाप रीढ़ की हड्डी में यह संवेदी तंत्रिका एक प्रेरक तंत्रिका से जुड़ती है, क्या होती है कि रीढ़ संवेदी तंत्रिका क्या होता है, एक प्रेरक तंत्रिका से जुड़ती है कि। अब फिफ्थ पॉइंट है आपका, प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका मांसपेशी तक आवेगों तक पहुंचाती है, प्रेरक जो होता है देखो, अब रीढ़ की हड्डी से जो हमारा संवेदी तंत्रिका तंत्र तंत्रिका, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से संवेदी तंत्रिका एक प्रेरक तंत्रिका से जुड़ती है। देखो अब मस्तिष्क ने निर्णय ले लिया, मस्तिष्क हमने तीसरे पॉइंट में हमने देखा था, मस्तिष्क ने निर्णय ले लिया और बोला क्या, हाथ हटाओ, ठीक है। तो वह अब उसके बाद में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, देखो तो हमारा रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, संवेदी तंत्रिका होता है, ठीक है, रीढ़ की संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका से फिर प्रेरक तंत्रिका से जुड़ती है कि, ठीक है, और प्रेरक तंत्रिका मांसपेशी तक आवेगों को क्या करती है, पहुंचाती है, ठीक है। और छठा आपका लास्ट ये अभी स्टेप है, अभिक्रिया, मांसपेशी सिकुड़ती है और जिससे कि हाथ तुरंत पीछे हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये सब याद 6 के 6 पॉइंट ना लिखना चाहो तो ये भी लिख देना, आपको मिलेंगे पूरे नंबर, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है यार, इतने सारे स्टेप इतने सारे लिखेंगे तो फिर हमारा टाइम कैसे बचेगा, ठीक है। तो हमारे को स्मार्ट वर्क भी तो करना है ना, ठीक है। तो हमारे को डी पर डी क्वेश्चन हमारे का या तो आपको सी वाला करना था या तो डी वाला, जो भी आपको ऊपर नीचे जो भी आपको अच्छी तरह से आता था वो, ठीक है। पादपों में गति कैसे होता है, ये आमतौर पर प्रकाश संश्लेषण हो गया, स्पर्श हो गया, छूने पर या पानी की कमी जैसे उत्तेजनाओं के जवाब में होती है, ठीक है। पादपों में गति इस प्रकार से होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए छुई का पौधा गति धीमी धीमी होती है और पादप में वृद्धि और विकास के लिए होती है, ठीक है। छुई का पौधा गति कैसे होता है, इसमें गति आपका होता है पादपों में वृद्धि या विकास के लिए। और छूने के बाद, छूने के बाद में पूरा सुखड़ भी जाता है, कुछ ऐसा एक पौधा था ना, सूर्यमुखी का पौधा या कोई सा पौधा है जिसको छूने पर क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये भी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आगे कहते हैं हाथ में गति कैसे होता है, यह एक तेज और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जिसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं हम, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, और है जिसका उद्देश्य शरीर में नुकसान को बचाना होता है, ठीक है। तो ये होता है बस, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप दैट आपको यहाँ तक बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। आगे अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा 38 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लास्ट हमारा 39 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, मगर 5 नंबर का है, मगर तभी भी छोटा ही क्वेश्चन है, बड़े से समझा दूंगा, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। बाबा गला थोड़ा सा बैठ जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 39 है, ठीक है। नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और जिसमें जिसमें 3 अवतल दर्पणों, ठीक है, 3 अवतल दर्पणों एल एम एन की और फोकस दूरी तथा उनके सामने स्थित बिंब की संक्षेप दूरी दी गई है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, हमारे को 3 अवतल दर्पण दे रखा है, एल दे रखा है, और उनके प्रतिबिंब की और फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी हो गया, और उसके बिंब की स्थिति, ठीक है, बिंब की दूरी हमारे को दिया गया है बस, ठीक है। तो प्रकरण बनना हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। दर्पण के एलिमेंट हो गया, फोकस दूरी, बिंब की दूरी हमारे को दिया गया है, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमारे से, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपयुक्त प्रक्रियाओं में
ठीक है, में से किसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा होगा, अपने उत्तर की पुष्टि करना है। ठीक है, बी मार्क का पूछा जा रहा प्रकरण है, दो से बने प्रतिबिंब के दो गुणों की हमारी सूची बनाना है। सी मार्क को बताना है दर्पण एन द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति का आकार क्या होगा, अपने उत्तर की पुष्टि देना है। और चौथे में ये हमारे को दर्शाना है। ठीक है, तो फटाफट से इसके लाइन बाय लाइन आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को पूछा जा रहा था उपरोक्त प्रकरणों में से किसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से क्या होगा, प्रतिबिंब मतलब कि छोटा होगा, हमारे को बताना था। तो इसका राइट आंसर आपका है एल है। दर्पण एल में प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा होगा, क्योंकि बिंब क्या आएगा, मतलब कि बिंब 2f से अधिक दूरी पर है, मतलब कि बीएम जो होता है अपना फोकस दूरी से क्या है, दुगनी दूरी पर है, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा प्रकरण दो। ठीक है, इसके लिए देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको ना थोड़ा सा ना मैप भी, जैसे कि जो आरेखन होता है ना, आरेखन आरेख जो होता है जो बनाते आएंगे आप दर्पण में, जो आरेख होता है उसको करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा रफ फिगर बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप कर पाओगे। ठीक है, और इसके मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में ना, इसके से रिलेटेड में जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आरेखन से, आरेख से, तो आपके लिए मैं हर एक जितने भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आरेख है ना, वो आपको मैं बना बना करके दूं। ठीक है, तो देखते हैं आगे, अभी आगे आपसे कमेंट करोगे तो कमेंट करो, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, आपको मैं जितने भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ये, क्योंकि आप 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो सारे सारे आरेख आपके मैं कंप्लीट करा दूंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, कम से कम हद से ज्यादा 4-5 ही होंगे बस, उनको कंप्लीट कर लो तो 5 मार्क्स पक्के होके जाएंगे। तो कमेंट करो फटाफट से। तो प्रकरण आपका दो है, में बने प्रतिबिंब के दो गुणों को मार्क को बताना। ठीक है, प्रकरण दो, तो दो गुण है उसके हैंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार का। सीएमआर को बताना है दर्पण एन द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आकार क्या है, अपने उत्तर की पुष्टि में हमारे को किरण आरेख खींचना है। ठीक है, तो हमारे को ये करना है इस वाले क्वेश्चन में, जो हम अभी मैं बात कर रहा था ना आपको किरण आरेख की, आरेखन की, तो ये है। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन के करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, किरण आरेख रफ रफ किरण आरेख आपको बनाना पड़ेगा, आंसर में नहीं, मतलब आपको ऐसे ही। ठीक है, तो उसका देखो अब, इसका आपका सी देखो, इसका उत्तर आपका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या, सीधा आवासी और प्रतिबिंब बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो देखो मैंने आरेखन, ऐसे आरेखन हमारे को बोला गया था, बना दिया। ठीक है, जिसका मुंह जो अंदर की ओर मुड़ा रहता है वह क्या होता है, हमारा अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण आपका कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए, इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, कई सारे क्या होते हैं कि आपके पार्ट सब होते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, इसके अंग बोल दो, अवतल दर्पण के क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, तो हम पी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और एफ को क्या बोलते हैं, हम फोकस दूरी बोलते हैं। सी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र। ठीक है, जो अपना अवतल दर्पण का क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र या केंद्र बोल दो। ठीक है, हमारे के क्या बोला जा रहा था कि अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो हमारा था, क्वेश्चन में हमारा क्या आएगा देखो, हमारा जो फोकल लेंथ क्या आएगा 20 है, और हमारा डिस्टेंस कितना है 10 पे है, मतलब कि फोकस दूरी हमारा 20 है, और हमारा बिम कितने पे स्थित है, हमारा किस पे आएगा, 10 पे स्थित है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो हमारा जो बिम था ना, जो को जितने भी हमारा जो कभी भी ना हमारा जो बिम स्थित होगा ना, बिम स्थित होगा हमारा पी से इधर की साइड में, बी के इधर की साइड में बनेगा हमारा। ठीक है, बिम जो हमारा इधर की साइड में स्थित होगा, ना कि इधर की साइड में स्थित होगा कभी भी, अवतल दर्पण में ही ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे क्या बोला है, फोकस दूरी, और हमारा फोकस दूरी कितना आएगा, 20 था, और हमारा क्या आएगा, पी क्या होता है हमारा, हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो और हमारा बिम कितने पे है, हमारा 10 पे है, मतलब कि फोकस के बीच में, पोल और आपका ध्रुव और फोकस के बीच में हमारा स्थित है। ठीक है, तो कभी भी हमारा जो बिम होता है फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में स्थित होना, तो हमेशा याद रखना आप। ठीक है, जो बिम बनेगा ना आपके पीछे बनेगा, क्या बनेगा, हमेशा बिम जो बनेगा आपके किस पे बनेगा, आपके हमेशा पीछे बनेगा, दर्पण के आपके पीछे बनेगा। ठीक है, और क्या क्या बनेगा, दर्पण देखो, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, और आपका आभासी बनेगा, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इसको याद कर लो बस। ठीक है, फोकस दूरी या ध्रुव के बीच में कभी भी बिम है तो पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, ये सब। ठीक है, और इस प्रकार से कैसे बना रहा है मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मान के चलो मैंने क्या करा है, यहाँ पे व्यक्ति खींच दिया, ए भी मेरा क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, मैं एक रेखा खींचूंगा सी से, और उसके सर पर, ठीक है, बिंब के सर से हमारा सीधी लाइन रेखा खींचूंगा एक। ठीक है, दूसरी रेखा मैं खींचूंगा अपना ध्रुव से, ध्रुव से मैं सीधी जब एक सेकंड, ध्रुव से यहाँ पर ध्रुव से मैं एक ऐसी रेखा खींचूंगा।
ठीक है, ध्रुव और पोल से ऐसे लंबी एक रेखा खींचूंगा, जहां पे जाकर ये दोनों रेखा कट जाएगा वहां पे हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रतिबिंब हमारा बनेगा ए बी। बस इतना ही करना था। ठीक है, एक चीज याद रख लेना, जब कभी भी हमारा बिंब फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रहेगा तो पीछे बनता है, बस इतना ध्यान रखना। आपने टोटल 6 तरह के अपने 6 तरह का आपको प्रैक्टिस भी देखा होगा, अपने बुक्स को पढ़ा होगा, तो 6 तरह के आपके प्रतिबिंब बनते आएंगे, उनको याद करना जरूरी है। वो जो आपके आएंगे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था आपका डी वाला। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर, बिंब क्या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, मतलब कहा क्या जा रहा है, फोकस दूरी कितना 10 सेंटीमीटर है और हमारा 15 सेंटीमीटर दिखा है किससे, अपना ध्रुव से। ठीक है, ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, क्या है हमारा स्थित है, हमारा बिंब स्थित है। ठीक है, इस प्रकरण में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है हमारे को, प्रतिबिंब की स्थिति हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है, कहां पर होगा प्रतिबिंब, किरण एक तो बोला नहीं जा रहा हमारे को, किरण आरेख तो बोला जा नहीं रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर में ये ध्यान रखना, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या पूछा गया था, हमारे को बेसिकली पूछा था किरण आरेख बताओ, अपने उधर की पुष्टि के लिए किरण आरेख हमारे को बताना था। ठीक है, तो इस वाले में हमारे को पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है हमारे को, मतलब कि किरण आरेख हमारे को बेसिकली नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर में। कभी भी एग्जाम के अंदर में हमेशा ये ध्यान रखना कि भाई कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी जाकर समझ में आएगा, वरना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो, तो हमारे को प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, कहने का मतलब क्या आएगा, यह संख्या में ज्ञात करना है, कितने सेंटीमीटर दूर पे कितने सेंटीमीटर दूर पे नहीं है हमारे को बताना है। ठीक है, तो बस करते हैं। तो देखो, हमारे को पता है फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, और ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब कि फोकस से क्या हो रहा है, थोड़ी फोकस से थोड़ा सा दूरी पर रहेगा। ठीक है, फोकस हमारा 10 पे है तो हमारा 15 यहां से लेकर के यहां तक 15 जहां पे भी आएगा, मान के चलो यहाँ पर 15 मेरा यहाँ पर आएगा, तो हमारे को बताना है। ठीक है, तो अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसका क्या रहता है का फॉर्मूला, वैसे चित्र इसका इस प्रकार से बनेगा, वह देख लेना। ठीक है, मेरे को सब पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति हमारे को ज्ञात करना है, इसलिए फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लगेगा आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि अभी अब थोड़ा सा बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 u प्लस 1 v इक्वल टू क्या होता है, कुछ होता है 1 u, 1 u प्लस में 1 v और क्या होता है एक कुछ होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना, उसके हिसाब से हमारा निकलेगा। ठीक है, तो इसका एक सेकंड रुकेंगे, पहले मैं फॉर्मूला देख लूं एक बार। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला याद था, फॉर्मूला देख लेते हैं फिर आपको मैं फटाफट से करवा देता हूँ। ठीक है, हम्म, हम्म, ऐसे ही होता है 1 u प्लस में 1 v, ऐसे ही कुछ होता है फॉर्मूला, याद नहीं आ रहा, सॉरी। ठीक है, याद आ गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज्यादा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर समझा रहा हूँ, तो इसका होता है 1 u प्लस 1 v होता है और इक्वल टू 1 प्लस f होता है। ठीक है, तो हमारे को ये ज्ञात करना है बेसिकली, बस। ठीक है, तो हमारा 1 u का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। ठीक है, u का मतलब होता है बिम। ठीक है, बिम की दूरी। ठीक है, हमारे को कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। v का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, ये हिल को रहा है बार बार। ठीक है, क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की स्पेलिंग थोड़ा सा सही से नहीं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाकी समझ लेना। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी तो हमारे को ये ज्ञात करना ही है, और हमारे को f का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, हमारा फोकस दूरी होता है। ठीक है, हमारे को कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और एक चीज हमेशा हमेशा याद रखना कि अवतल दर्पण के अंदर में हमारा जो होता है, अवतल दर्पण के अंदर हमारा जो फोकस होता है, और क्या क्या माइनस में होता है, वो अवतल दर्पण में जितने भी हमारा यू हो गया, वी हो गया, और एक ही सेकंड रुक जाइए, रुक ही जाओ, कंफर्म कर लेते हैं ना।
ठीक है। और हमेशा ये याद रखना कि अपतन दर्पण के लिए ना मुझे अभी बी का तो नहीं पता, मगर एफ यू हो गया और एफ हो गया ना, आपका नेगेटिव में रहते हैं। क्या रहते हैं आपका? बिंब की दूरी प्लस में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव में रहता है। ठीक है, तो हमारे को 10 दे, जैसे कि हमारा फोकस दूरी हमारे को 10 दे रखा है, तो ये -10 लिखेंगे हम। ठीक है, तो करते हैं फटाफट से इसके आंसर को, फटाफट से करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को माइनस में रखेंगे। बहुत सिंपल से आएगा वैसे आंसर निकालना, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और थोड़ा सा ये जो माइनस में रहता है हमारा यू हो गया, ये सब हो गया, ये सब पता होना चाहिए बस। बहुत आसान है। आंसर तो आपको मैथमेटिक्स तो आता ही होगा। ठीक है, तो हमारे को माइनस में रहेगा, हमारा फोकस दूरी क्या माइनस में है, और हमारा यू क्या है, हमारा वो भी हमारा क्या माइनस में है। प्लस करते हैं 1/, हमारा क्या फोकस दूरी 15 है, प्लस में ये हमारे को प्रतिबिंब का दूरी तो हमें दे नहीं रखा है, ये हमारा क्या रहेगा, हमारा ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इस वाली संख्या को मैं 1/15 को इधर साइड में ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 भी, ठीक है, इक्वल हमारा 1/10। ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो ये तो माइनस का माइनस में रहेगा, ये वाली संख्या जब इधर की साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, ये भी डाउट ही है। एक सेकंड रुक जाना। अब देखो, जब मैं किसी भी संख्या को ना, ये देखो पहले तो एक मेरा जो है ना इधर की साइड आप देखना, ए मेरा यहाँ पे क्या है? प्लस का आएगा। ठीक है, ये संख्या क्या सिर्फ और सिर्फ मेरा 15 ही तो माइनस का है ना, जब मैं इधर की साइड में लेके जाऊंगा एक भी तो है हमारा प्लस का है ही है। ठीक है, जब ये मेरा अ, 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 ठीक है, तो मेरा देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 15 क्या है ना, मेरा यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो ये मतलब कि 15 जो मेरा माइनस का है ना, तो यहाँ पे भी पूरा संख्या क्या हो जाएगा? मेरी पूरी पूरी संख्या जो है ना पूरी माइनस की हो जाएगी मेरी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम इसको, -1/15। ठीक है, माइनस जब मेरा 1/15 है, नहीं जैसे इधर की साइड में, जब मैं इधर की साइड में ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बस। अब नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं? आपको पता ही होगा, नीचे वाली संख्या को हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? देखो 715 का एलसीएम ले लो। इसको हम करते हैं तो कितने, 5 से काटते हैं तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 5×10 = 30 आएगा। क्या आ गया? 30 आ गया। तो नीचे वाले से भाग, ऊपर वाली संख्या से हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले से भाग करेंगे हमारा कितना आ गया? 3। ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे हमारा कितना आ गया? हमारा 1 आ गया। ठीक है, दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, जो भी हमारा संख्या आएगा माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब पीछे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करें, ऊपर से संख्या से गुना, तो इससे भाग कर इसको माइनस से देखो, और जब मैं इस वाली संख्या को इस वाली संख्या को मैं जब से भाग करूंगा तो जहां पर भी साइन है माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो कट जाएगा मेरा, प्लस का आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो ये जो 15 मेरा है ना, 15 को मैं क्या कर रहा हूँ? निचला संख्या से भाग, तो 2 आएगा मेरा। 15 को 30 से भाग करेंगे, 2 आ गया। 2 को ऊपर संख्या से गुना। ठीक है, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर जो मेरा आएगा माइनस का संख्या आएगा मेरा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3 में से 1/30 आ गया, 1/30, और ये मेरा क्या आएगा? प्लस का 1/30, और यहाँ पे मेरा माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो जो भी संख्या आपका आया वह क्या आएगा? -30 आया है। ठीक है, बी क्या आपका आएगा? -30 आएगा। ठीक है, समझ आना? फिर से एक बार समझा दूं क्या? फिर से एक बार समझाऊं या फिर से हो जाएगा? चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, समझ जाना। पहला थोड़ा सा इसको सही साफ सुथरा कर दिया जाए। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा मुझे भी फॉर्मूले में डाउट था, पहले फॉर्मूला क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, फिर माइनस का रहा, फिर माइनस का बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, 1 + 1 + u प्लस में 1 + v इक्वल क्या होता है? 1 + f।
यू का मतलब बता दिया मैंने क्या था, यू का मतलब क्या होता है आपका, बीम की स्थिति होती है, बीम की दूरी। वी का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। फोकस, एफ का मतलब क्या होता है, फोकस होता है, फोकस की दूरी। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यू हो गया, एफ हो गया और वी हो गया। यू एफ वी हमेशा माइनस में हमारे रहते हैं। ठीक है, यू एफ वी हमारे हमेशा क्या रहता है, हमारे माइनस में रहते हैं। ठीक है, माइनस की संख्या, जैसे कि हमारा 10 दे रखा है, तो ये क्या रहेगा, -10 रहेगा। ये हमारे को 15 दे रखा है, तो मतलब ये हमारा क्या रहेगा, 15। ठीक है, बस इसमें में आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये भी हटा दो अभी। मैं ये करूंगा कि मेरा क्या आएगा, 1/यू। 1/यू था ऊपर में, देखो फॉर्मूला 1/यू 1/बी सी है, बस वैसे क्या ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, 1/यू कितना था, मैं -15 प्लस 1/बी। बी तो मुझे दिया ही नहीं गया, और एफ दिया गया मुझे, एफ कितना दिया, 10 सेंटीमीटर हमारे को दिया गया। ठीक है, अब देखो, अब मेरा क्या रहेगा, ये वाली संख्या जो है ना, ये वाली संख्या, जब मैं इसको, इस वाली संख्या को ना पूरा मैं इधर की साइड ले जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली संख्या को इधर की साइड ले जा रहा हूँ। इधर से बचेगा मैंने 1/बी बचेगा, प्लस में 1/-10। ठीक है, अब देखो ये वाली संख्या क्या है, मेरा यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या कितने पे है, मेरा माइनस पे है। इधर जाके मेरा क्या हो जाएगा, ये संख्या मैंने पूरा माइनस पे है, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो मैं इसको सोल्व करने के, नीचे वाली संख्या को मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या का क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम में लेता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 30 आएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का 30 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली संख्या से हमारे को भाग करना पड़ता है, ऊपर वाली संख्या से हमारे को क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो 10 को 30 से भाग करेंगे, हमारे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को जब मैं ऊपर वाली संख्या से गुणा करूंगा, मेरा कितना आएगा, वो भी प्लस का 3 आएगा, क्योंकि मैथ से मैथ मेरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, मेरा साइन क्या आएगा, ये बताओ, साइन मेरा प्लस का ही आएगा। प्लस का आता है, माइनस का आता है, भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब 15 को जब मैं 30 से भाग करूंगा, मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो 2 मेरा माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पे जो साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे मेरा जो बच गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा। और नीचे में कितना बचा, मेरा माइनस का 30 बच गया। ठीक है, माइनस का 30 बच गया, तो 1/30 आ गया। ठीक है, इसको हम सीधा करेंगे। 1/30 को जब मैं सीधा करूंगा, तो मेरा वी क्या आ गया, -30 आ गया मेरा, -30 आ गया मेरा। ठीक है, बस इसका 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को 39 क्वेश्चन तक आपको बहुत बड़े क्वेश्चन में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो हम मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आज क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ये हमारा जो लास्ट पार्ट था, डी एंड, जो मैंने लिख रखा था थंबनेल पर, डी एंड, तो ये मेरा वीडियो का लास्ट पार्ट था। ठीक है, तो आज का ये हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले के जितने भी मेरे पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट 1 हो गया हमारा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने करा दिया है, तो सारे के सारे पार्ट्स को देख लेना, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, हर एक क्वेश्चन के आंसर को देख लेना, क्या है क्या नहीं है। मेरी वीडियो देख के कर लो या खुद से कर लो, जैसे भी करना कर लेना, जरूर कर लेना, ताकि आपके 80 में से 80 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाए मिड टर्म एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब मैं आगे जो आपके लिए आगे और भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। तो आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दूसरा इस वाली वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, 2 काम करना है, सब्सक्राइब और दूसरा लाइक करना है। ठीक है, जितने ज्यादा अधिक सब्सक्राइब लाइक करोगे, उतना ही आपके लिए मैं अधिक से अधिक वीडियो बना बना करके दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना लाइक करना जरूरी है, तो लाइक करके जरूर जाना, वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, मिलते हैं वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।